हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम पढ़ेंगे इनवाइसिंग के बारे में कि अगर जो हम लोग जाते हैं कहीं अकाउंटिंग पे कहीं बिल निकालने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्या, इनवाइस निकालना, इनवाइस को प्रिंट करना। तो अब यहाँ पे कह रहा है इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए अकाउंटिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। यानी कि जब आप जाएं तो आपको इनवाइस के नियम को क्या करना होगा, समझना होगा। आगे किसमें कह रहा है कि जीएसटी में दो प्रकार के इनवाइस इशू करने का प्राविधान, कि जब आप जाएंगे कहीं भी काम करने के लिए अकाउंटिंग पे तो आपको दो प्रकार से क्या करना होगा, इनवाइस इशू करने का प्राविधान है कि आप दो प्रकार से इनवाइस इशू कर सकते हैं। अब पहला कह रहा है क्या, टैक्स इनवाइस, और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। कि दो आप इशू इनवाइस इशू करेंगे, पहला आपका हो जाएगा टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। अब देखिए टैक्स इनवाइस क्या है, कह रहा है जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर आप लोग पढ़े हैं ना। तो रेगुलर डीलर क्या है कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्या होगा, अधिक होगा, और वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर सकता है। तो ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स लगा है, और यदि ऐसे गुड्स की वो सप्लाई कर रहा है तो उसको कौन सा इनवाइस इशू करना होगा, टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होगा। और अगला कह रहा है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या हो, जब वही रेगुलर डीलर ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिसपे टैक्स एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगा कि उस गुड्स में कोई टैक्स नहीं, यानी कि 0% है, उसके लिए वो कौन सा इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित दो कंडीशन में इशू करना होता है। पहला कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई किया जाए, कि जब भी कोई आपका ऐसा कोई सप्लायर है जो क्या कर रहा है, रेगुलर डीलर में उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है और वो एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो कौन बिल इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। और दूसरा कंडीशन इसमें कह रहा है जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए तब कौन सा इशू करना होगा, बिल ऑफ सप्लाई। यानी कि दो कर सकते हैं, जब आपका रेगुलर होगा और रेगुलर यदि एग्जाम्प्ट गुड्स यानी कि जिसपे जीएसटी नहीं है वो सेल करेगा तो भी बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा, और जो कंपोजिशन डीलर है कोई गुड्स का सप्लाई करेगा तो भी वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन आगे कह रहा है कॉपी ऑफ इनवाइस। इनवाइस की कॉपी कितने जनरेट किए जाते हैं, तो जब आप गुड्स की सप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और जब आप सर्विस की सप्लाई करेंगे तो 2। कौन कौन सा, समझिए आप कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स, यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपका 3 निकलेगा। कौन कौन सा, पहला कह रहा है ओरिजिनल इनवाइस, दूसरा कह रहा है डुप्लीकेट कॉपी, और तीसरा कह रहा है ट्रिप्लीकेट कॉपी। अब ये तीनों होता क्या है, तो पहला कह रहा है जो ओरिजिनल होता है वो चला जाता है किसके पास, इशू फॉर रिसीवर या रिसिप्ट ऑफ, कि जो गुड्स रिसीव करता है ना ओरिजिनल उसके पास चला जाएगा। जैसे सपोज कि आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आया आपसे कोई गुड्स खरीदने के लिए, आप जब बिल इशू करेंगे तो एक ओरिजिनल बिल दे देंगे किसको, जो गुड्स आपसे खरीदने आया है उसको। अब डुप्लीकेट कह रहा है कि डुप्लीकेट आप किसको दे देंगे, अपने ट्रांसपोर्टर्स को दे देंगे, इशू फॉर ट्रांसपोर्ट। कि अगर जो ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से आप एक गुड्स किसी दूसरे जगह पे सप्लाई कर रहे हैं तो उसके पास भी तो एक कोई ना कोई बिल होना चाहिए ना। उसके पास आप बिल इशू करके न दीजिए, पता चले आप दीजिए 100 पीस और आपके यहाँ वो पहुंचाए कितना पीस, 80 पीस। आया समझे ना। जब बाद में आप पूछेंगे 20 पीस क्या हुआ तो सीधा जवाब देगा मुझे क्या पता, आपने जितना दिया था हमने वापस दिया आपको। लेकिन जब हम उसको एक बिल दिए रहेंगे तो हम बताएंगे आप देखिए हमने आपको इतना दिया था और आपने हमको दिया इतना है। आ रहा है समझे ना। तो दूसरा किसको दिया जाता है, ट्रांसपोर्टर्स। और फिर तीसरा क्या है, ट्रिपल कॉपी किसके पास रहेगा, तो सप्लायर के पास, जो सेल करेगा उसके पास रह जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस क्या किए, किसी गुड्स की सप्लाई की। सपोज करिए आपका क्या हो गया, एक बिजनेस, और आप अपने बिजनेस अपने कस्टमर को क्या किए, कोई सामान सेल। तो पहला चला जाएगा ओरिजिनल किसके पास, कस्टमर के पास ओरिजिनल। उसके पास जो इसका डुप्लीकेट होगा वो किसके पास आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर्स के पास। किसके पास आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट। और जो ट्रिपल वाला रह जाएगा वो आपके पास रह जाएगा, जो आप सप्लायर हैं तो आप रखिए कि बाद में कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसके माध्यम से उसको अपना सारा डिटेल
दिखा सकते, हो जाएगा। अब इनवाइसिंग में जब आप आगे जाएंगे, अब देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है टाइप्स ऑफ डीलर। जब डीलर टाइप में आपका क्या होगा, रेगुलर डीलर होगा। क्या होगा, रेगुलर डीलर। और टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है तो क्या इशू करेगा वो, टैक्स इनवॉइस। और यदि वो फिर क्या है, रेगुलर डीलर है और यदि एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तब वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ। और यदि कंपोजिशन डीलर है और टैक्सेबल गुड्स की सेल करता है तो भी वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। और वो कंपोजिशन डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है तो भी वो कौन सा इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। इतना क्लियर सबको ना। और इसके बाद अगला हम लोग आता है क्या, HSN कोड। अभी HSN कोड क्या है कि जब जीएसटी में जाएंगे ना तो आपके गुड्स को पहचान करने का जो होता है वो क्या होता है, HSN कोड। दो होता है, एक होता है HSN कोड और दूसरा होता है क्या, सैक। HSN कोड क्या होता है कि जब आप कोई गुड्स खरीदेंगे या कोई गुड्स होगा उसके ऊपर क्या अप्लाई किया जाएगा, HSN कोड। और जब कोई सर्विस होगा उसके ऊपर क्या, कौन सा कोड अप्लाई किया जाएगा, सैक। अब देखिए HSN कोड का फुल फॉर्म यहाँ दिया है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और आगे दिया पे किसका, सैक का, सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर कोड होगा इसका। और इसका क्या होगा, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब ये इसके नीचे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा यहाँ पे 90% ऐसे है कि गुड्स पे ज्यादातर किसका अप्लाई किया जाता है, HSN कोड का। अभी HSN कोड 2 डिजिट का भी होता है, उसके आगे जाए तो 4 डिजिट का भी होता है और उसके आगे 8 डिजिट का भी होता है। अभी किस पे कब अप्लाई किया जाता है, तो जो 2 डिजिट का होगा, जिसका टर्नओवर क्या होगा 1.5 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम होगा, उसके लिए कितने कोड का मिलेगा, HSN कोड 2 डिजिट। और अगर जो 5 करोड़ से अधिक है, मोर देन कितना, 5 करोड़, तब कितने अंक का मिलेगा, 4। और यदि वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है, यानी कि एक स्टेट से या एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में या एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, किसी गुड्स का आयात या निर्यात करता है, तब उसको कितने अंक का मिलेगा, 8 अंक का HSN कोड मिलेगा। इतना क्लियर है ना। यानी कि 2 अंक का किसको मिलेगा, जिसका टर्नओवर क्या होगा, 1.5 करोड़ से अधिक और फिर 5 करोड़ से कम, उसको कितने अंक का मिलेगा, 2। और 4 अंक का किसको मिलेगा, जिसका 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर, उसको कितना, 4। और जो सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उनको कितने अंक का मिलेगा, हाँ। और फिर उसी का आगे कुछ पार्ट दिया, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिए बेटर रहेगा, हो जाएगा ना। हाँ, उसके नीचे उसके आगे यहाँ पे दिया है इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। अब इसके माध्यम से क्या होता है, जैसे कोई आप लोग गुड्स खरीदते हैं ना, तो जब गुड्स खरीदते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है, ITC। और जब सेल करते हैं तो क्या क्या बढ़ जाता है हमारा, टैक्स लायबिलिटी। आप ये बताइए किसी मंथ में ऐसा हुआ कि हम परचेज ज्यादा कर लिए और सेल कम की, तो टैक्स लायबिलिटी हमारा कम होगा और ITC हमारा क्या होगा, ज्यादा। तो उस समय क्या हमको कोई टैक्स पेमेंट करना होगा, यानी कि उस समय हमको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना। अब वही हमारे यहाँ बता रहा है इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म, कह रहा ITC का, आगे आप कह रहा है क्या, सिमलेस फ्लो GST का बेसिक फीचर है, जिसके अंतर्गत ITC का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर की ओर होता है। ये किसके तरफ बढ़ता जाता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर की। जो हम आपको बताए थे, सबसे पहले खरीदेगा बनाएगा मैन्युफैक्चरर, उससे खरीदेगा होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। अब उसके आगे कह रहा है क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्निंग भरने के बाद, सपोज करिए कि एक मंथ में आपने रिटर्निंग भर दिया, उसके बाद से जो बची हुई ITC आपकी है, ITC का मतलब क्या हो, ये पता है ना, ITC जो बचा होगा, वही कह रहा है करंट मंथ की ITC को पहले ऐड किया जाता है। जो पिछले महीने में आपका ITC रह गया वो, और जो करंट मंथ में जो ITC है, वो दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और फिर कह रहा है फिर उस करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि पिछले मंथ में जो आपका ITC रह गया था, वो ITC और इस मंथ का ITC दोनों को जोड़ा जाएगा, और जो आपका टैक्स लायबिलिटी रहेगा उससे क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, ताकि वो उसमें एडजस्ट हो पाता है कि नहीं। और आगे कह रहा अगर ITC टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई
तो फिर ये कह रहा है ना, टैक्स लाइबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस मंथ कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ा। यानी कि समझ लीजिए यहाँ पे कि सपोज करिए कि आप जब परचेज किए थे तो परचेज करते समय आपको क्या प्राप्त हुआ था, आईटी। सेल करते समय आपका क्या प्राप्त होगा, टैक्स लायबिलिटी। क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी। तो अब ये ध्यान रखिए कि आपने इस मंथ में आईटीसी ज्यादा प्राप्त कर लिया। सपोज डेट कि आपने आईटीसी प्राप्त कर लिया एक, कितना प्राप्त कर लिए, एक। और टैक्स लायबिलिटी आपका कितना मिला अभी तक, 5। कितना मिला, 5। तो टैक्स पेमेंट क्या करना है कि आपको टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी को माइनस करना है और जो बचेगा वही आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो अभी हमारा टैक्स लायबिलिटी कम है कि ज्यादा है, टैक्स लायबिलिटी कम है और आईटीसी हमारा क्या है, ज्यादा। तो जब हमारा आईटीसी ज्यादा रहेगा तो टैक्स पेयर को उस मंथ में कोई टैक्स नहीं जमा करना पड़ेगा। और फिर होगा क्या, तो अगले कह रहा और शेष बची हुई आईटीसी अगले मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि सपोज करें कि आपका इस मंथ में आईटीसी ज्यादा रहा, टैक्स लायबिलिटी कम रहा, तो आपको कोई टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। तो जब अगले मंथ में जाएंगे तो अगले मंथ में आपका जब टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा तो उस समय जब आईटीसी से जब टैक्स लायबिलिटी को माइनस करेंगे और जो पैसा बचेगा वही आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। यानी कि अब अगले मंथ में सपोज करिए कि आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो गया, पिछले महीने में कितना आया था, मान लीजिए 1000 लिए थे ना, ये आपका क्या हो गया, आईटीसी, और ये आपका क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी। ये कितना आ गया, 5। अब सपोज करिए अगले मंथ में यानी कि हो गया जनवरी के लिए, तो अगले मंथ यानी कि फरवरी में आपने क्या किया कि आपका आईटीसी मात्र प्राप्त हुआ कितना, सपोज करिए कि 100 रुपया प्राप्त, आईटीसी कितना प्राप्त हुआ, 100 रुपया। और इस समय आपका टैक्स लायबिलिटी टोटल आ गया कितना, मान लेते इस बार आ गया 1000। कितना आ गया, 1000। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे जोड़ेंगे और इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ इधर का कितना होगा, 11, और इधर का कितना हो जाएगा, 15। अब बताइए आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। इस बार कितना ज्यादा हो रहा है, 400। तो अब यही इस मंथ में 400 हमको अपने जीएसटी को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। इतना क्लियर सबको ना। अब इसी ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे दे रहा है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप, यानी कि सभी लोकल यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का प्रभाव सीजीएसटी और एसजीएसटी पर पड़ता है, और सभी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का प्रभाव आईजीएसटी पर पड़ता है। कि जितना आप लोकल सेल करेंगे या परचेज करेंगे वो सारा प्रभाव किसके ऊपर दिखाई देगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यदि आप इंटर स्टेट करेंगे अपने स्टेट से बाहर, तो इंटर स्टेट में क्या होगा, आईजीएसटी पर पड़ेगा। और क्या कह रहा है, एक रजिस्टर्ड डीलर की टैक्स लायबिलिटी को निम्नलिखित क्रम में सेट ऑफ किया जाता है। तो देखिए जब क्या होगा, सेंट्रल टैक्स, यानी कि सेंट्रल टैक्स के साथ सेट ऑफ किया जाएगा क्या, आईजीएसटी। फिर आकर स्टेट स्टेट टैक्स के साथ सेट ऑफ किया जाएगा क्या, आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यूनियन टेरिटरी के माध्यम से क्या दिया, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब ये रिटर्निंग के लिए कि जब आप क्या करेंगे, जब आपको जीएसटी पेमेंट करना होगा तो उसमें आपको क्या करना होगा, फाइल को रिटर्न करना होता है। यूटी जीएसटी होता है एक, जैसे टैक्स हम आपको पहले बताए थे, टैक्स कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, और उसके बाद से इंटीग्रेटेड टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स। अभी यूनियन टेरिटरी टैक्स क्या होता है कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, उसके ऊपर लगाया जाता है क्या, यूटीजीएसटी। जैसे केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश में और जो कुछ पर्चे या सेल हो रहा है तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी। आ रहा समझे ना, ये भी एक प्रकार का जीएसटी ही है जो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर ही लगाया जाता है। अब नीचे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे रिटर्न दिया, और रिटर्न में क्या दिया है कि सारे फाइल का नाम दिया, यहाँ पे जीएसटी R1 फाइल दिया है, जीएसटी R2A दिया है, जीएसटी R2 दिया है। ये सब कब पेमेंट करेंगे और किस प्रकार से पेमेंट करेंगे, यहाँ बता रहा मंथली पेमेंट करना होगा। और कब तक, तो महीने के 10 तारीख तक इनको क्या कर लेना होगा, पेमेंट। और इनको कब तक, 11। जीएसटी R2 जिसका वो कब तक, 15।
GST-R1 एक कब तक? 17। अगर जिनका ड्यू डेट से एक दिन भी ज्यादा होता है तो पर डे का चार्ज कितना कटता है? 50 रुपया। पर डे का चार्ज कितना कटेगा? 50। जैसे देखिए GST-R1 फाइल जिनको भी रिटर्न करना होगा, अगर जो उनका 10 तारीख तक डेट है, 10 तारीख तक रिटर्न कर देते, 1 रुपया चार्ज नहीं कटेगा। 10 तारीख से यदि 11 तारीख में हुआ, 11 तारीख को यदि पेमेंट करेंगे तो 50 रुपया इनको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। 12 को जमा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 100। यानी कि 50-50 डेली का क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऐसे सबका दिया, जैसे GST-R1 का दिया, 1A का दिया है, R3 का दिया है। GST फाइल रिटर्न करते समय पता चलता है। और आगे यहाँ पे दिया है किसका? MIS के लिए, फिर आगे दिया है R3A के लिए 9। ये सभी GST फाइल फॉर्म टाइप दिया है। आप जिस टाइप में रिटर्न करेंगे उसका सबका अलग अलग डेट दिया है। और ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको कब जमा करना हो, क्वार्टरली या मंथली, यानी कि आप जिसमें जमा करना चाहते हैं उसके माध्यम से ये जमा कर सकते। क्या हुआ? क्या होता होगा कोई फाइल, ये भी कोई फॉर्म टाइप ही होता होगा। जैसे GST जो हम लोग, जैसे कई सारा फॉर्म जब हम लोग भरते हैं ना, तो फॉर्म का अलग अलग टाइप होता है, उसी प्रकार जो GST पेमेंट करते हैं ना, उसका अलग अलग टाइप होता है। जैसे सभी का नाम दिया, उसी में ये भी होगा कोई MIS करके। सर्च करेंगे, मिला तो अगली क्लास में बता देंगे MIS क्या है। वो तो दूसरा होता है। अब जो भी जितना हम ट्रांजेक्शन करेंगे ना, उस ट्रांजेक्शन को हमको कन्वर्ट करना होता है। चाहे एक्सेल में करें, चाहे JSON फाइल एक आता है उसमें कर। जब पेमेंट करने जाएंगे ना तो दो फॉर्मेट देता है, चाहे आप एक्सेल में करिए और चाहे आप JSON फाइल में करिए। दोनों में करके जिसमें आप करना चाहिए उसमें रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अंतर क्या होता है, जब JSON फाइल में करेंगे ना तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप एक्सेल में करके पेमेंट करेंगे तो आप उसको एडिट भी कर पाएंगे। आया समझे ना? पहले तो था। चेक करके होगा तो बताएंगे, फिर घबराइए नहीं आप लोग। इतना हो जाएगा ना? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और बाकी के बारे में जो होगा सर्च करके बताएंगे। और अगली क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या? मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अगली क्लास से आपको टैली डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करके फिर क्या करना होगा? प्रैक्टिकल का। कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट करके डाउनलोड कर लेंगे।